हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक और आपके लिए लाया हूं क्लास 10 का उर्दू, बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू का चैप्टर नंबर 2, यानी कि जो आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में भाभी जान, अफसाना भाभी जान और इसके लिखने वाले सुहेल जिमाबादी, यानी कि हम लोग अफसाना के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको अफसाना जो है ना सुनने में भी मजा आएगा, कहानी सुनने में भी मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे अफसाना के बारे में, ठीक है ना। अफसाना होता क्या है? अफसाना को हम लोग बोलचाल की भाषा में स्टोरी कहते हैं, कहानी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक होता है अफसाना और एक होता है नॉवेल। इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा जान लेते हैं थोड़ी देर। अफसाना वो होता है जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी आदमी, किसी भी शख्स के बारे में उसका मुख्तसर जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पहलू बयान करना, यानी कि पूरा जिंदगी का जो है ना एक निचोड़ बयान करना जो है अफसाना कहलाता है, जिसको हम 2-3-4 पन्नों में हम पढ़ सकते हैं, जो बयान कर सकते हैं 2-3-4 पन्नों में, वो अफसाना हो गया। और नॉवेल क्या होता है? नॉवेल होता है प्यारे, जब से पैदा हुआ और जब मरा उसके दरमियान जितना सारा A to Z, कब इंतकाल हुआ, कब शादी हुआ, कब मुलाजमत किया, क्या मतलब A to Z उसका बयान, पूरा जिंदगी का हर पहलू बयान करना नॉवेल के अंदर में होता है, ठीक है ना। लेकिन अफसाना में जिंदगी का खास पहलू, जिससे जिंदगी का निचोड़ पता चल जाए, अफसाना। तो हम जानते हैं इसी के अकॉर्डिंग कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन था। सवाल बनता है आपके एग्जाम में कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन था। याद करेंगे, नसीर और खदीजा। 1903 में उर्दू का पहला अफसाना शाया हुआ। ये मतलब बहुत सारे अफसाने निगारों का जो है ना वो इत्तेफाक, क्या बोलते हैं, एक राय रहा है, इत्तेफाक रहा है। राय के हिसाब से बताया गया, किताब में आपको दिया हुआ है दरख्सन किताब में, कि नसीर और खदीजा जो है ये उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना 1903 में शाया हुआ। और इनके लिखने वाले, इनके मुसन्निफ कौन है प्यारे? राशिदुल खैरी। याद करेंगे, राशिदुल खैरी जो है उर्दू का पहला अफसाना के राइटर है, मुसन्निफ है। मुसन्निफ कहते हैं लिखने वाले को, तख्लीककार, मुसन्निफ, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पढ़ना क्या? उर्दू में हमको पढ़ना भाभी जान अफसाना। पहले तो जान लीजिए, पहले दिमाग को क्लियर कर लीजिए कि उर्दू में अक्सर सवाल ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है, वो सवाल, ज्यादातर सवाल जो है आपके मुसन्निफ, जो मुसन्निफ का जो नाम है ना, उस मुसन्निफ से जितना सारे बातें जुड़ी हुई, उनकी पैदाइश कब हुई, उनका इंतकाल कब हुआ, उनकी वालिदा का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या था, तो सारी बातें ये मुसन्निफ से ज्यादा करके सवाल पूछा जाता है। और थोड़ा में ना कुछ जो है बातें जो है अफसाना से पूछा जाता है, जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं सुहेल जिमाबादी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, सुहेल जिमाबादी जो है भाभी जान के मुसन्निफ है, अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ है। आप इस बात को दिमाग में रखें कि आपकी किताब में जितने सारे मुसन्निफ का नाम है, जितने सारे राइटर का नाम है ना, उसको याद करना बहुत जरूरी प्यारे। बिकॉज एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट छप जाता है कि इससे अफसाना के मुसन्निफ कौन है, इसके लिखने वाले कौन है, इसके अफसाना निगार कौन है ना, मजमून निगार कौन है, ऐसे सवाल पूछता है। तो आप ना किताब में जितना सारे दिया हुआ राइटर का नाम एकदम 1 से 2 दिन के अंदर पूरा घोल के पी जाओ पहले, ठीक है। चलो, आप जानते हैं सुहेल जिमाबादी की पैदाइश जो है 1911 में पटना में हुई थी। ये उनकी जीवन के बारे में है, ठीक है ना, कि सुहेल जिमाबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1911 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। याद रखेंगे, सवाल डायरेक्ट पूछता है कि सुहेल जिमाबादी की पैदाइश कब हुई। ये सवाल बहुत बार आया है। अब कहाँ हुई? ये भी सवाल आया है, पटना में हुई, ठीक है ना। वो जो जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे, यानी कि सुहेल जिमाबादी का ताल्लुक किस खानदान से था? जमींदार खानदान से। अब इसी के अकॉर्डिंग सवाल बनेगा कि किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? जमींदार खानदान से। अब इसी के अकॉर्डिंग, चूंकि जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे, तो इनको पता था कि मजदूरों और कमजोर तबका के जो लोग होते थे ना, उनको कैसे इस्तेहसाल किया जाता था, कैसे शोषण किया जाता है ना। तो उन्होंने इनका अक्सर अफसाना, सुहेल जिमाबादी का अक्सर अफसाना जो है मजदूर और कमजोर तबका के लोगों के जीवन को उजागर करने के लिए इन्होंने अक्सर अफसाना में उनकी बातों को लिखा है। उनके अक्सर अफसाना जो इसी बेसिस पे है कि मजदूर को कैसे इस्तेहसाल किया जाता है जमींदारों के द्वारा, जमींदारों के जरिए, और कमजोर तबका के लोग जो है उनको कैसे इस्तेहसाल किया जाता है, ठीक है ना। तो इनके अक्सर अफसाना जो है इसी आधार पर देखने को मिलता है। याद करें, रखेंगे कि जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। और इनकी वफात, सुहेल जिमाबादी की वफात कब हुई थी? 1980 में। उनकी पैदाइश कब हुई थी? उनकी वफात कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, पैदाइश और वफात, ये 2 डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है ना। अब इसमें ना सुहेल जिमाबादी के वालिद और वालिदा का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए सवाल भी नहीं आता है, ओके।
अब जानते हैं कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान, ठीक है ना, और उनका तखल्लुस क्या था, सुहेल था। सवाल बनता है प्यारे कि उनका असल नाम क्या, सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद हबीबुर रहमान, सैयद लतीफुर रहमान, ऐसे दे देगा, तो आपको जानना है सैयद मुजीबुर रहमान, ठीक है ना। और इनके तखल्लुस का था सुहेल। तखल्लुस कहते हैं ना वो छोटा सा नाम जो शायर अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है, छोटा सा नाम जो शायर अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है। जैसे कि गालिब का नाम सुना आपने, शाद का नाम सुना है ना, उस तरह से यहाँ पे सुहेल है। तो सुहेल अगर बोल दिया जाए तो समझ जाना है सुहेल अजीम आबादी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि 1 साल की उम्र में ही उनकी वालिदा के इंतकाल के बाद ननिहाल में परवरिश हुई। मतलब ये हुआ कि जब सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे, 1 बरस के थे, तो ही उसी वक्त जो है उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। यानी कि 1 बरस की उम्र में ही उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। और उनकी परवरिश को किसने की, ननिहाल खानदान में, ननिहाल खानदान में सुहेल अजीम आबादी की परवरिश हुई है। सवाल बनता है कि सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल हुई, तो जाहिर सी बात है ननिहाल में परवरिश हुई, तो ननिहाल में ही इब्तिदाई तालीम हासिल हुई थी। ऐसे मेरा भी इब्तिदाई तालीम जो है ना ननिहाल से हुई। और अक्सर देखा जाता है जो ननिहाल से इब्तिदाई तालीम हासिल करता है ना, उसका तालीम का ना हासिल करने का जो क्वालिटी ही कुछ अलग सा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं अक्सर आप पढ़ेंगे अफसानों में, कहानी में, कि जो उनके वालिदा या वालिद का इंतकाल हो गया, फिर कहीं और तालीम हासिल कर रहा, तो उनका मतलब अलग ही वो जिंदगी का रोल देखने को मिलता है। अब देखिए सुहेल अजीम आबादी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ होगा, तो उस वक्त के जो समाज के जो लोग होंगे ना, कभी सोचे होंगे कि सुहेल अजीम आबादी इतने बड़े मुसन्निफ बन जाएंगे, कभी नहीं सोचे होंगे। तो देखो आज किस मुकाम पे हम लोग उसके बारे में आज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा मुकाम है प्यारे। अब देखिए बताता कि ऑल इंडिया रेडियो यहाँ पे छूट गया, ऑल इंडिया में इनका मुलाजमत इन्होंने हासिल किया, ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने मुलाजमत हासिल किया, नौकरी हासिल किया, जो दिल्ली में जाके फिर रहने लगा। ऑल इंडिया रेडियो को जो मुलाजमत हासिल किया, नौकरी हासिल किया, कहाँ, दिल्ली में, वहाँ पर रहने लगे। फिर उनको फिर मन नहीं लगा तो फिर वहाँ उसको इस्तीफा दे दिए, रिजाइन मार दिए, और रिजाइन दे के चले आए पटना। पटना आने के बाद जो है ना उनको ना पत्रकारिता, जिसको उर्दू में बोलते हैं सहाफत, है ना, पत्रकारिता में उनको इंटरेस्ट था, सहाफत में इंटरेस्ट था, उसमें वो इंटरेस्ट लेने लगे, रुचि लेने लगे। और उसी के बाद उन्होंने रोजनामा अखबार एक शाये किया, इजरा बोलते हैं जिसको, प्रकाशित किया, इजरा किया, उर्दू में बोलते हैं इजरा किया, पब्लिश किया, प्रकाशित किया, ठीक है ना, रोजनामा अखबार। साथी अब सवाल बनता है कि सुहेल अजीम आबादी ने एक रोजनामा अखबार इजरा किया था, उस रोजनामा अखबार का नाम क्या है, तो याद कीजिएगा, साथी नाम था। ओके, आगे सवाल यहाँ बनता है क्या कि अफसानवी मजमूए, यानी कि सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए शाये हुए, 3 अफसानवी मजमूए, उनका नाम क्या है, चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। ये 3 अफसानवी मजमूए जो है सुहेल अजीम आबादी का शाये हुआ। अफसाना तो समझ रहे ना प्यारे, अफसाना मतलब कहानी। मजमुआ क्या होता है सर, मजमुआ का मतलब मजमा समझते हैं, मजमा बहुत बड़ा मजमा है, मतलब भीड़ है, मजमुए वही बना, अफसानवी मजमूए मतलब अफसानों का भीड़, ढेर सारा अफसाना। जैसे मेरे पास मान लेते एक किताब है, ठीक है ना, मान लेते कि इस किताब का नाम है 4 चेहरे, इस किताब का नाम मानते हैं कि है क्या, 4 चेहरे। अब 4 चेहरे के अंदर में ढेर सारा अफसाना है, तो इस ढेर सारा अफसाने के मजमुए का नाम क्या रख दिया, 4 चेहरे। जैसे यहाँ पे नाम रख दिया दरख्शा। अब दरख्शा के अंदर बहुत सारा अफसाना है, मजमून है, गजल है, नात है, इंटरव्यू है, मसनवी है ना, मर्शिया है, दुनिया भर की चीज है। तो उस तरह से मजमूए बोला जाता है अफसानी मजमूए का नाम। 4 चेहरे, अलाव, आदमी ग्रुप। अब हमको नहीं पता कि 4 चेहरे में कितना सारा अफसाना होगा, अलाव में कितना सारा अफसाना होगा, आदमी ग्रुप में कितना सारा अफसाना होगा, इन तीनों मजमूओं में। इसके अलावा सुहेल अजीम आबादी ने 125 और अफसाना लिखे। इनके अलावा समझ सकती है यार 125 अफसाना। आगे है नॉवेल, इनका एक है बेजड़ के पौधे, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि सुहेल अजीम आबादी का नॉवेल क्या है, बेजड़ के पौधे। ये सवाल अक्सर पूछा था कि 4 चेहरे किसका अफसाना है, 4 चेहरे किसका अफसाना है, एक 4 चेहरे और चारागर, ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन होता है, पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, माइंड को कंसंट्रेट रखेंगे। अब हम ये सारी बातें इसके बारे में जान गए, सुहेल अजीम आबादी के बारे में सारी बातें जान गए। अब इन्होंने जो अफसाना लिखा भाभीजान, उसके बारे में थोड़ी से, अगर मैं किताब पढ़ूं तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, है, इसलिए उस कहानी को समेट कर मुख्तसर सा आपके सामने हाजिर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम जानते हैं इस कहानी के बारे में। इस कहानी का जो नाम है और भाभीजान, और इस भाभीजान की अफसाना जो है, इसमें जो है भाभीजान, अख्तर, जमीला, रेहाना, शम्मी या सिम्मी बोलो, है ना, ये 5 किरदार इसमें दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो किरदार का जो रोल अदा किया गया है, इस पूरे अफसाना का जो मरकजी किरदार है ना, मरकजी किरदार बोलते हैं, जिसका मेन रोल बोलते हैं, वो है
रुकैया भाभी का। तो जो भाभी जान जिसको बोल रहे हैं ना, वही भाभी जान में जो भाभी का जो नाम है, क्या नाम है? रुकैया भाभी। सवाल ही पर बना है ऐसे कि भाभी जान अफसाना में भाभी का नाम क्या है? रुकैया भाभी, ठीक है ना। उसके बाद एक अख्तर है जो भाभी जान का देवर है, ठीक है ना। अख्तर जो भाभी जान का देवर है, और ये जो जमीला है इसकी ये मंगेतर है, समझ रहे ना, मंगेतर है। और रेहाना जो है रुकैया भाभी की बेटी का नाम यहाँ पे एक बयान किया गया, नन्ही बच्ची, तो बेटी का नाम बयान किया गया। और सम्मी जो है भाभी जान के पास में ही एक लड़की रहती थी जिसको हम वो पढ़ाती थी। तो ये जो अफसाना है ना, ये अफसाना एक ऐसा अफसाना है जो रुकैया भाभी की जो औरत के किरदार के बारे में ना बहुत ही खूबसूरत मिसाल पेश किया गया है। मतलब बताया गया है कि ये जो कहानी है ना, एक क्या बोलते हैं, एक औरत के बारे में उसकी और रुकैया भाभी की जो शख्सियत को उजागर करती बहुत अच्छी तरीके से, एक शमा की तरह जल करके, शमा की तरह पेश किया गया। शमा किसको बोलते हैं? शमा बोलते हैं उसको जो खुद को जल करके चारों तरफ रोशनी बिखेरती है ना, उसको शमा बोलते हैं। खुद पिघल जाती है, जैसे मोमबत्ती देख लो, खुद पिघलती है, चारों तरफ रोशनी करती है। और एक दिन ऐसा आता, एक वक्त ऐसा आता है जब मोमबत्ती का वजूद खत्म हो जाता है ना। तो रुकैया भाभी की भी कुछ इस तरह से अफसाना यहाँ पे पेश किया गया था कि अपनी जिंदगी में मतलब एक शमा की तरह उसकी जिंदगी गुजर रही थी कि उनसे लगता चारों ओर जो है रोशन हो रहा, मतलब उनसे हर आदमी, हर लोग जो है लुत्फ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, मतलब और ये कोशिश भी करते थे कि हम लोगों को फायदा करें, फायदा पहुंचाए, ठीक है ना। तो अख्तर जो है इनके पास आते हैं। अख्तर जो एक शायर का नाम है, याद कर लीजिएगा, ये शायर है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि भाभी जान में, अफसाना भाभी जान में एक शायर का नाम है, उस शायर का नाम क्या है? एक शायर का जिक्र किया, शायर का नाम क्या है? अख्तर, ठीक है ना। और अख्तर की होने वाली बीबी बोलो या मंगेतर जो बोलो, है ना, जमीला। तो अख्तर इसके पास आता है और मतलब कुछ बातें दरियाफ्त करने के लिए आता है, लेकिन देखता है इतनी बिजी रहती है रुकैया भाभी, इतनी बिजी रहती कि उसको वक्त नहीं मिल पाता है। सुबह से उठाना, अपने बेटा बेटी को, बाल बच्चे को तैयार करना, स्कूल भेजना, खुद भी रेडी होना। और जो है इनके जो साथ एक बड़ा प्रॉब्लम ये था ना कि इनके जो हस्बैंड थे ना, उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। तो भाई साहब, एक औरत जिसका हस्बैंड ना रहे, सोचो वो कैसे रह सकती है औरत। तो लेकिन फिर भी रुकैया भाभी उस दरमियान, उस माहौल में भी इतनी अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारी, मतलब गमों में भी खुशी का माहौल पैदा कर दिया उन्होंने। और लोगों को जाहिर भी नहीं होने दिया कि मतलब मेरे पास इतना बड़ा बोझ है। लोग उनसे मिलने आते थे, लोग उनसे मशवरा करने के लिए आते थे, कुछ नई नई चीजें पूछने के लिए आते थे, क्योंकि रुकैया भाभी जो है ना एक स्कूल में, एक कॉलेज में लेक्चरर बन गई थी, ठीक है ना। और याद भी रखिएगा, जब लेक्चरर बनी थी तो कॉलेज में उनको जो है 400 रुपया महाना मिलता था, और प्लस 50 रुपये जो है बच्चों को पढ़ाती थी एक जगह ट्यूशन में, यानी कि 450 रुपये महाना वो जो कमाती थी रुकैया भाभी। 450 रुपये महाना, उसी पैसों में से कहीं जलसा हो रहा, कहीं कोई मजलिस सज रही है, या किसी का पढ़ाई का खर्चा देना है, वो भी देती थी। मतलब हर कुछ में ना साथ मतलब देती थी। उसके बाद एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक रोल बताया गया है कि रुकैया भाभी के साथ जो है ना बहुत सारे ऐसे मतलब तलबा जो हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट उनसे हेल्प मांगने के लिए आते थे, उनसे हेल्प करते थे, हेल्प की तलब होते थे, और ये भी चाहते थे कि हम उसको हेल्प करें, उसको मदद करें। खत का सिलसिला यहाँ पे बहुत अच्छा बताया कि खत लिखने का ना इनका बहुत बड़ा शौक था। तो अपनी जिंदगी, जीवन को, दिन को काटने के लिए ना खत लिखा करते थे ये, और इनका खत इतना अच्छा हुआ करता थे कि लोग को बहुत पसंद आता था। तो लोग ना पहले तार हुआ करता, तार समझ रहे ना, जिसको हम लोग आज बोलते हैं ना मैसेज बोलते, कॉल बोलते, तार। तो खत डाक के जरिए, बोलो डाक के जरिए से खत आता था। जैसे आप नए हो और मेरे पास सर ये खत मैं लिखा हूँ, थोड़ा चेक कर लीजिए, तो आता था और ये चेक करके भेजती थी। मतलब सोचे कितना फुर्सत था इनके पास। और जब अख्तर पूछते थे भाभी जान आपके पास इतना सारा काम कैसे, इतना दुनिया भर का काम है आपके पास, फिर भी इन सभी लोगों का जवाब कैसे दे पाते हो आप? तो बोलता कि ये क्या बोलते रुकैया भाभी कि अगर मैं इनके खतों का जवाब नहीं दे पाऊंगा तो अगर ये गलती जो कर रहे हैं ना, तो इस गलती का इस्लाह कौन करेगा, सुधार कौन करेगा? सोचो कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली कि आने वाली जो हमारे नस्ल होगा ना, ये इनका इस्लाह कौन करेगा? हम ही तो हैं जो इसको इस्लाह कर सकते हैं। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो या तो यो गलती का क्या बोलते हैं शिकार हो जाएगा, या तो फिर वो उससे दिल शिकनी हो जाएगी, है ना। मतलब उसको दिल पे चोट आएगा, यार भाभी जान को मैंने खत भेजा लिख करके चेक करने के लिए, तो चेक नहीं किए। तो इस तरह से ये बहुत अपने मसरूफियत रहते थे। और उसके बाद सिम्मी नाम की लड़की जो थी, सिम्मी नाम की जो लड़की थी, उसको पूरा पढ़ाई का खर्च जो रुकैया भाभी उठाती थी, पूरा पढ़ाई का खर्च रुकैया भाभी उठाती थी। एक बार के वाकया है कि सिम्मी के जो भाई था ना, भाई
उनका ना कॉलेज में एमए में उनका एडमिशन होना था, जिसके लिए पैसा नहीं था। तो रुकैया भाभी का जो बेटी रेहानी थे, नन्ही बेटी रेहाना थी, उनके लिए सोने का कंगन या कुछ बोलो चूड़ी वगैरह बना कर रखी थी। तो वो जो है रुकैया भाभी जो है सिमी को दे दी थी कि जाओ तुम इससे उनका एडमिशन करवा लो, नामांकन करवा लो। मतलब पूरे कहानी को जब आप पढ़ोगे तो झिझोर कर रख देगा कि एक औरत इतनी सारी मुसीबतों को लेकर भी उस समाज में जी रही है, जिसका मतलब समाज वाले को लग रहा है कि ये बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन अपने आप को कितने सारे गमों को जज्ब कर लिया है और लोगों को पता ही नहीं होने दे रहा, कि जाहिर ही नहीं होने दे रहा कि मेरे साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका जो हस्बैंड है 2 साल में आते थे जेल से छूट के, फिर पता चला कि जेल चले गए, क्योंकि उनका हस्बैंड को सियासत से ज़्यादा लगाव था, राजनीतिक से ज़्यादा लगाव था, ठीक है ना। इसीलिए उनको बार बार जेल जाना पड़ता था, क्योंकि सियासत में तो ऐसा होता ही होता है, ठीक है ना। तो ये जो पूरी कहानी यहाँ पे बताया गया कि मतलब इसका निचोड़ ये है कि इंसान के पास जितना सारे परेशानियां अगर आ जाए ना, उन परेशानियों में हमको उनका हल ढूंढना है, हमको हल निकालना है। इससे अफसाना से हमको ये सीख मिलता है कि हमारे पास जितनी सारी परेशानियां आ जाए ना, उस परेशानी को नहीं देखना, बल्कि उस परेशानी को हल कैसे किया जाए उसको देखना है, उसको तलाश करना है, और उन परेशानियों में क्या खुशी, कैसा गम को कैसे दूर किया जाए और खुशी को कैसे लाया जाए, इसके बारे में ढूंढना है। तो ये जो अफसाना है, जो भाभी जान है, इसका बहुत ही अच्छा किरदार पेश किया है। औरतों के मतलब जो जीवन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से अगर हस्बैंड आपके मुसीबत में भी है तो आप एक अच्छे जीवन गुजार सकते हैं, उनकी इज्जत रख सकते हैं और एक माहौल समाज में एक अच्छा अपना पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कहानी फिलहाल यहीं पे एंड हो जाता है। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि रुकैया भाभी का देवर का नाम कौन था, शायर कौन था भाई, अख्तर का मंगेतर कौन था, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सम्मी कौन थी, ये भी याद कर लीजिएगा। और उनका कितना महाना पैसा मिलता था, ये भी याद कीजिएगा, 450 रुपया। 400 रुपया कॉलेज से मिलता था, 50 रुपया ट्यूशन पढ़ाने से मिलता था। ये पूरा कहानी का मुख्तसर है, आप एक बार कहानी जरूर पढ़िए, कसम से मैं बता रहा हूँ, दिल को झिझोर कर रख देगा। लेकिन एक बार पढ़िए, तो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, एक बार पढ़िए कहानी को। कहानी जब पढ़ेंगे ना तो आपको ना मतलब लेक्चर ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद अपने आप लेक्चरर बन जाइएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अफसाना बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट लगा होगा, मजा आएगा। अगर आप भी इसके अगला भी पढ़ना चाहते हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कैसा लगा, अपने दोस्तों को शेयर करो। फिर मिलते हैं आपके साथ तीसरी क्लास में उर्दू का। ओके, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय। अगर आप भी YouTube से उब गए हो तो अपने मोबाइल पे गूगल ओपन करो और वहाँ पे सर्च करो aaonlinesolutionofficial.com और ये अपना वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ये नीचे जब को दिख रहा है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2022, यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा और ओपन होते हुए कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको अपने मोबाइल में देखने को मिलेगा। सबसे नीचे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको ना ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट दे सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट में प्रीवियस टेस्ट भी बहुत सारा दिया, वहाँ से भी टेस्ट दे सकते हो। नीचे जो जाओगे तो आपको हर लेसन वाइज साइंस, सोशल, मैथ, हर सबका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको यहाँ पे अवेलेबल और PDF भी आपको मिलेगा। ओके, इसके बाद जस्ट आप ऊपर जाएंगे तो मोबाइल के दाएं तरफ 3 ठो जो बटन दिख रहा है ना, 3 डैश, वहां पे आप क्लिक करोगे तो मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक वगैरह सारा कुछ मिलेगा। वहां से मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है, जरूर जाकर के पढ़ेंगे। ओके।